तो ये है वो साइट एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे। हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज पहला चैप्टर है, तो हम लोग इसमें बेसिक्स देखेंगे और थोड़ा बहुत कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, किस लिए इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करें या अगर सिंपल भाषा में कहें तो उसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज है, उसका अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करना, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से मैनेज करना, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करना, मेन काम हम लोग का यही होता है। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक्स लिखा हुआ है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप सबसे बढ़िया चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं इसमें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। देन है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव वे में यूज़ करना। फिर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको बेटर तरीके से एलोकेट करना या बेटर तरीके से ऐसे लोगों में के बीच में बांट देना ताकि उसको वो सही से यूज़ कर सके। अब हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्यों अराइज हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अब दुनिया है, तो दुनिया में जो है जितने भी रिसोर्सेज है वो सब तो लिमिटेड है ना। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं। जब लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन हम लोग का जो चाह है, जो वांट है, वो तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमको ये भी मिले, वो भी मिले, और ऐसा सिर्फ हम नहीं, सब कोई ही चाहता है कि भाई उसको सारा चीज़ मिले, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब जो चीज़ है उसी उतने ही चीज़ों से काम चलाना होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है सो जो भी रिसोर्सेज हम लोगों के पास अवेलेबल है उसी को सही तरीके से यूज़ करते हैं और सही तरीके से आपस में बाँट करके और काम चलाते हैं। तो वही है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन अनलिमिटेड वांट्स है ना? उसके बाद दूसरा ये कि लैक या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज आपका जो है सो कम है और लेकिन चाहत बहुत ज़्यादा है। देन है वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो है सो रिसोर्सेज का अलग-अलग अल्टरनेटिव जैसे, अच्छा ये सब जो आप लोग देख रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, और फिर ये तीसरा लाइन, ठीक है। तो ये है कि जो है सो ऑप्शंस जो है सो थोड़ा-थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा-थोड़ा सा घुमा करके देता है। तो इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं ऐसा कि जिससे ये जो है सो समझ में आ जाए ईज़िली और एग्ज़ाम में हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ ईज़िली। बाकी इसके थोड़े से और भी चेंज कर के इसको दे सकता है जो है सो क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं हम लोग रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज 4 तरीके के होते हैं। इकोनॉमिक्स में जनरली 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे बचपन से, नेचुरल रिसोर्सेज। भैया ज़मीन हो गया, है ना? एग्ज़ाम्पल में ऐसे ज़मीन हो गया, पेड़-पौधे हो गए, पानी हो गए, ठीक है? तो ये सब आ जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। देन सेकंड आ गया आपका मैन मेड रिसोर्सेज, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल है मशीन, फ़ोन, टैबलेट, है ना? और भी अलग-अलग चीज़ें। उसके बाद तीसरा आ गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हो गया है कि जिसके पास पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए या लगाने के लिए, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर में आ गया। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मान लीजिए कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना हो, ठीक है? और आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है भाई, आप ऐसे एक दोस्त को ढूँढिएगा या ऐसे एक रिश्तेदार को ढूँढिएगा जिसके पास पैसे हो। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो बंदा है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं और आपके पास नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो यानी जिसके पास पैसा है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ है। देन फोर्थ आ गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो वो जो फैक्ट्रीज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में जो है सो जो भी वो लोग काम करते हैं तो उनको हम लोग
एज ए लेबर बोलते हैं जनरली, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स रहता है, यानी इंसान जिसमें काम कर रहे होते हैं। सिर्फ वही नहीं, और भी लोग, जैसे कि कोई भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, या गवर्नमेंट में भी अगर उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लेबर की कैटेगरी में आ जाएंगे जनरली, जिसमें हम लोग ह्यूमंस को यूज़ करते हैं अपना काम लेने के लिए या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमी का डेफिनेशन पे। जैसा कि हम पहले बताए थे इसका बेसिक, तो ये भी वैसा ही सिमिलर चीज़ ही है, इसका डेफिनेशन भी वही है। तो देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, है ना, बढ़िया तरीके से। उसके बाद ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जाए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ किया जाए। देन थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट तरीके से चूज़ किया जाए, सबसे बेस्ट वे से उसको मतलब यूटिलाइज़ किया जाए। देन आपका बेटर एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको बेटर तरीके से एलोकेट करना या बेटर तरीके से लोगों को देना, ताकि वो मतलब सही से यूज़ करें, मतलब बेटर तरीके से। देन इकोनॉमिक जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया या फिर ओइकोनोमस। ओइको का मतलब है हाउस और नोमिया का मतलब है मैनेजमेंट या फिर रूल्स या फिर लॉस। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स का, वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हम लोग जान लेते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में के थे, और इन्होंने 2 बुक लिखी है। तो ये दोनों बुक का नाम हम लोग को याद रखना है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट में दिया था, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है। तो फर्स्ट बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और जो सेकंड बुक है वो द इनविजिबल हैंड्स। दोनों बुक का नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम। एंड देन इनका स्टेटमेंट जो है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक वर्ड है इकोनॉमी और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया का बात कर रहे हो, तो फिर उसको हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे, और इसी चीज़ की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अ ज्योग्राफिकल एरिया या प्लेस वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। एग्जांपल जैसे कि जैसे एरिया का बात कर रहे हैं, सिटी, विलेज, स्टेट, कंट्री, और इसमें ये ज़्यादा कीवर्ड पॉइंट है एरिया। देन आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल बेसिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो जनरली 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के, कि भैया हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जैसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम लोग को इसमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो भी प्रोड्यूस करने वाले, तो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी रैंडम चीज़ प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, है ना। कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एट द एंड कंज्यूम होना चाहिए। अगर वो कंज्यूम ही नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या हुआ प्रोड्यूस करने का। तो इसीलिए हम लोग जो है सो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इस पे हम लोग ज़रूर ध्यान देते हैं, इसको ज़रूर अच्छे से चूज़ करते हैं। इसीलिए चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स या फिर सर्विसेज टू प्रोड्यूस, है ना, कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसको अच्छे से चुनना है। देन सेकंड है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, तो कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी हम लोग को आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जनरली 2 तरीके का प्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है लेबर इंटेंसिव, जिसमें कि लेबर इंटेंसिव का मतलब ये हो गया कि अ, वो काम या वो बिज़नेस जिसमें हम लोग लेबर्स का या फिर मैन पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर अभी अगर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में देखेंगे, या मतलब छोटा-मोटा इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा होता है ना? लेकिन अगर हम लोग बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, तो वहाँ पे
मतलब कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि वहाँ पे लेबर कम रहता है, बट पैसा जो है सो बहुत ज़्यादा लगाया हुआ रहता है, यानी बड़ा-बड़ा मशीन सब खरीदा हुआ रहता है और मतलब कैपिटल इंटेंसिव रहता है मेनली, यानी कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो यही हो गया कैपिटल इंटेंसिव। यानी मान लीजिए कि अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है और लेबर कम है, तो इसका मतलब वो कैपिटल इंटेंसिव है। और अगर लेबर ज़्यादा लग रहा है और कैपिटल कम है, तो यानी कि वो लेबर इंटेंसिव है। देन आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि भाई किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए एंड बस यही है थर्ड पॉइंट। देन नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमी हो जाता है और एक आपका मैक्रो इकोनॉमी हो जाता है। तो जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है अल्फ्रेड मार्शल, जो कि ब्रिटेन से हैं। इन्होंने बुक दिया है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड देन आपका है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे एम कीन्स है, ये भी ब्रिटेन से हैं। तो जे एम का फुल फॉर्म है जॉन मेनार्ड, ठीक है। एंड देन इन्होंने बुक दिया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये सेकेंड बुक। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर फैक्टर्स, तो वो एक्टिविटी या वो फैक्टर्स जो कि मनी से रिलेट करते हैं या पैसे वेल्थ से रिलेट करते हैं। जैसे कि जो भी वो काम है, जैसे कि फार्मर हो गया, लेबर हो गया, है ना, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, बिजनेस जो भी करते हैं, ट्रेडर, इन्वेस्टर, इससे क्या होता है कि इससे मतलब देश को डायरेक्टली फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सो इसको हम लोग जो है सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखे हुए हैं, या जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है या इकोनॉमी के अंडर आता है, ठीक है। एंड देन दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फैक्टर, यानी वो एक्टिविटी या फैक्टर्स जो कि पैसे के साथ रिलेट नहीं करते हैं। मतलब पैसा तो उसमें इन्वॉल्व होता है, बट ये है कि वो डायरेक्टली डायरेक्टली देश के इकोनॉमी को नहीं मतलब बेनिफिट करते हैं, कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि सोशल वर्क हो गया, है ना, रिलीजियस वर्क हो गया। तो जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो सोशल वर्क करने का कुछ पैसा नहीं लेते हैं कि भाई हम सोशल वर्क कर रहे हैं, अब हमको 1 लाख रुपये महीना दो या 1.5 लाख रुपये महीना दो, है ना। बट हाँ, वो लोगों को मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन वो लोग कोई डिमांड नहीं रहता है। इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक में रखते हैं। जैसे और रिलीजियस वर्क है, कल्चरल वर्क है वाइफ है ना। हम लोग की मम्मी जो घर में काम करती है, तो वो लोग भी मतलब पापा से सैलरी तो लेती नहीं है ना। तो इसको भी हम लोग इसमें रखते हैं। फिर आता है वर्क एज़ हॉबी, जो भी हम लोग ऐसे हॉबी की तरह, जैसे किसी को पेंटिंग बनाना पसंद है, किसी को व्लॉग बनाना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, बस एज़ एन हॉबी हम लोग करते हैं। फिर वर्क फॉर प्लेज़र, यानी कि मन की शांति के लिए या कि हम लोग को अच्छा लगे उसके लिए जो काम करते हैं, वो वर्क ऑफ प्लेज़र हो गया। तो उसमें भी इसको भी हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रखे हैं। देन हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे, कैनन ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब है कि भाई मतलब टैक्स लेने का क्या प्रिंसिपल है ना ये। तो इसमें 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि ये जनरली फोकस करता है कि भैया जैसे बहुत कोई की इनकम ज़्यादा रहती है, बहुत कोई की कम रहती है, तो ये कोशिश करता है कि भैया मतलब थोड़ा इनकम में बैलेंस आए, ठीक है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये फोकस करता है टैक्स कलेक्शन कॉस्ट पे, यानी कि लोग इतना टैक्स दे कि उन पे बोझ भी ना बने और सरकार इतना टैक्स ले कि उनका देश भी चल जाए। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा भी 19-20 है, मतलब इधर उधर है, बट बहुत सारे देश में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है अच्छे तरीके से। देन तीसरा पॉइंट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कि जो भी टैक्स रेट है वो मतलब लगभग बराबर रहे या स्टेबल रहे, है ना। ना मतलब कि ऐसा नहीं कि इस बार 12% लग रहा है तो अगली बार 30% लगे या 25% लगे, है ना। तो मतलब थोड़ा स्टेबल रहे, यानी कि इस बार 10 लग रहा है तो फिर बाद में फिर 12 लगे या अगले साल 12 लगे या उसके फिर
बाद वाले साल में 10 लगे, 8 लगे, ऐसे मतलब आस-पास रहे, स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो उसमें। देन चौथा है हम लोग का कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि जो भी हम लोग टैक्स जमा करेंगे वो कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब ईज़ी वे में जमा हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टैक्स जमा करने में। तभी जो है सो लोग सही से टैक्स देते हैं एंड टाइम टू टाइम देते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जब टैक्स जमा करने के लिए लोग मतलब लाइनों में लगाते थे, बहुत घंटों-घंटों लाइन लगाते थे, तब जाकर के उनकी बारी आती थी, तब वो फॉर्म भरते थे, तब वो टैक्स जमा करते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है तो अभी ईज़ी हो गया है टैक्स जमा करना। बस आपको वो साइट पे जाना है एंड देन वहाँ आपको फिल करना है हर एक चीज़ एंड यू विल जस्ट सबमिट दोज़ थिंग्स। तो आप लोग भी जब अच्छे खासे पैसे कमाइएगा तो फिर आप लोग भी टैक्स वगैरह दीजिएगा। तो हम आप लोग को एक साइट दिखाते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप लोगों को मतलब वो साइट कैसा दिखता है, ठीक है? चलते हैं। तो ये है वो साइट एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शंस है दिया हुआ, ई-वेरिफाई ये सब एंड देन इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसिक कैलकुलेटर है ना? और एक एडवांस कैलकुलेटर है, बिलो 60 ईयर्स रेगुलर सिटीज़न। तो आप लोग ये सब जो है सो देखिए, आप लोग भी एक दिन बनिएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना? तो अभी जो आप लोगों ने साइट देखा, तो इस साइट के बदौलत हम लोग अब ईज़िली टैक्स को पे कर सकते हैं, मतलब बहुत ईज़ी है एंड दिस इज़ ऑल। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, फ़ोन की कंपनी है, XYZ मान लीजिए नाम है, कि XYZ कंपनी का फ़ोन है मेरा। अब मान लीजिए कोई मैं एक ऐसे कंट्री में चला जाता हूँ जहाँ पे कि अ, मतलब लोग फ़ोन खरीदने के लिए रेडी ही नहीं है। वो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं, या फिर कोई गरीब देश है जहाँ पे कि वो लोग फ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे फ़ोन मैन्युफैक्चर करने का और ये सब करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, है ना? क्योंकि वहाँ की पब्लिक खरीदेगी नहीं। इसीलिए हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भई तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बुक का नाम और वो ऑथर सब कहाँ से हैं, ठीक है? तो ये सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। देन आ जाता है हम लोग का माइक्रो एंड मैक्रो टर्म। ये कॉइन किया गया था बाय रैग्नार फ्रिश, जो कि नॉर्वे से है। इन्होंने बुक दिया था प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है? देन है हम लोग का एक फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी है, इंडियन इकोनॉमी के भी फादर है, जिनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाने जाते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बुक दिया था अर्थशास्त्र, जिसका मतलब है अर्थ का मीनिंग है मनी, पैसा। और ये बुक जो है सो रिलेट करता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, यानी कि पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा-सा पॉलिटिकल आया, मतलब कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेगा थोड़ा-सा। ये उससे रिलेटेड है।